ये रास्ता जाता है दोगट को। साथियों, ये रास्ता है जो आता है दहा गांव से। दहा गांव से ये चौराहा है और यहीं से ये रास्ता आता है। ये रास्ता निरपुड़ा गांव को जाता है। ये रास्ता टीकरी गांव को जाता है। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट शोकेंद्र राणा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सवाल चैनल का नया एपिसोड लेकर। हम कोशिश कर रहे हैं भमरोलिया राणा जाटों के इतिहास के बारे में जानने की, और आज इसी कड़ी में हम लोग एक ऐसे स्थान पर आए हैं जिस स्थान का बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। साथियों, भमरोलिया राणाओं का इतिहास तब तक अधूरा है जब तक हम बात ना करें बाबा देवपाल राणा की। बाबा देवपाल राणा जो निरपुड़ा गांव में जन्मे थे और उन्होंने 1398 सन में जब यहाँ सर्वखाप पंचायत हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। सर्वखाप पंचायत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग शामिल थे और उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो तैमूर लंग के जो अत्याचार उस समय पे हो रहे थे उन अत्याचारों से मुक्ति दिलाना था। तो साथियों, इसी कड़ी में आज हम आए हैं उस स्थान पर। यह स्थान पड़ता है गांव दहा, निरपुड़ा, दोगट और टीकरी के बीच में। इसे आज हम प्याऊ के नाम से जानते हैं। यह स्थान अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। भमरोलिया राणाओं का इतिहास इसके बिना अधूरा है। ये ऐसा स्थान है जहां आने के बाद एक अलग तरह की वाइब्स है, एक अलग तरह का वातावरण है। यहां आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे गर्व और गर्व की अनुभूति हमारे अंदर दौड़ रही है। तो बात करें बाबा देवपाल राणा की, और मैं आपसे परिचय दोबारा से कराना चाहूँगा। पहले एपिसोड में हमारे पास आ चुके हैं हमारे भाई ब्रज जगमोहन राणा जी। उन्होंने भी पिछले 2 एपिसोड्स में राणाओं के इतिहास के बारे में उन्हें भी विशेष रुचि है और वो विशेष जानकारी रखते हैं। तो वो भी मेरे साथ है, मैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए भमरोलिया राणा जिनकी जो धारा नगरी मध्य प्रदेश से ईरान भी पहुंचे और पंजाब भी आए। पंजाब में गांव बसाया भमरोली खेड़ा नाम से। उसके बाद फिर ये लोग, जैसे मैंने बताया था अपने पिछले एपिसोड में, सन 858 बेहद क्रूशियल था। 858 के बाद 2 श्रेणियां चली। एक श्रेणी चली गई थी जो दिल्ली के आसपास रही, और एक श्रेणी वो थी जो दिल्ली के आसपास से होती हुई बैराठ, गढ़ बैराठ और की तरफ चली गई, जयपुर की तरफ। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो दिल्ली के आसपास रहे। तो दिल्ली के आसपास में सबसे पहले वो कुलसाना गांव में रहे। कुलसाना गांव के बाद वो लोग बूढ़ा खेड़ा गांव में रहे। बूढ़ा खेड़ा से सन 1100 में वो निरपुड़ा में आए। निरपुड़ा आके बसाया चौधरी ठंडी राम जी ने सन 1100 में, और यहीं पैदा हुए बाबा देवपाल राणा। बाबा देवपाल राणा जो कहा जाता है सावंत थे। सावंत मैं क्लियर करना चाहूंगा, जब मैंने पूछा कि भाई सावंत क्या होते हैं, तो पता चला सावंत वे लोग होते हैं जिनका एक हाथ बड़ा होता है, एक हाथ छोटा होता है। ये बड़े ज्ञानी आदमी होते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस भी सावंत थे। तो ये निरपुड़ा गांव में एक किसान परिवार में पैदा हुए, और किसान परिवार में पैदा होकर इन्होंने यहाँ पर अपने जो कार्यकलाप थे देशभक्ति के, वो इनके अंदर यहाँ विशाल रूप से जागृत हुए।
तो राणा जी दोबारा से स्वागत है आपका। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को जो है नमस्कार। बहुत अच्छी पहल है, बहुत सुंदर कार्यक्रम है और अपने इतिहास को जानना और अपने बारे को जानना ये एक बहुत बड़ा विषय है, जानना भी चाहिए। अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐतिहासिक स्थल पे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम आए हैं राणा जी के साथ बाबा देवपाल राणा की उस स्थान पर जहां उनकी अध्यक्षता में सर्वखाप पंचायत हुई थी सन 1398 में। तो राणा जी यहाँ आके पहले तो बताओ कैसा लगा? अंदर से मैं बता नहीं सकता कि बहुत खुशी की बात है और बड़ा हम अंदर से गौरव महसूस कर रहे हैं कि हम इस भूमि पे हम खड़े हैं यहाँ। अच्छा लग रहा है बहुत। और ऐतिहासिक भूमि तो है ही। बिल्कुल कि यहाँ बाबा देवपाल ने यहाँ जो है किसानों को संगठन बना के और जो एक अत्याचारी जुल्मी और लूट मार का जो एक संगठन उज्बेकिस्तान से तैमूर लंग के रूप में वहां से चला, वो कत्लेआम करते चला, तो उसको रोकथाम करने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और उस मीटिंग के बाद ही सेना का निर्माण किया। किसान जो हथियार थे किसानों के, जो अपने फसल से संबंधित, वो सब लेके इकट्ठे हुए। उसके बाद ऐसा भी सुनते हैं कि जींद के अंदर भी पंचायत हुई थी यहाँ से। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ऐसा भी माना जाता है। मतलब यहाँ से जाने के बाद? नहीं, यहाँ जब ये था कि पंचायत यहाँ हुई, तो ऐसा बताते हैं एक पंचायत जींद में भी हुई थी। अच्छा। और बाबा देवपाल उसका हिस्सा थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो दर्शकों मैं ये और बताना चाहूंगा आपको कि उस सर्वखाप पंचायत में हरियाणा शामिल था। हाँ। क्योंकि हरियाणा से हम कनेक्ट करते हैं राणा जी। करते हैं जी। भाई हम लोगों का निकास भी वहीं से है। अगर हम अभी बात करें कुछ अगर 1000 साल पहले की, तो फिर निकास भी हमारा वहीं से है। निकास ये पूरा है नॉर्थ इंडिया जो भी है पूरा उज्जैन, ये पूरी जो भूमि है। बिल्कुल। तो सब लोग यहीं बसे हुए थे। बिल्कुल। जैसे इंडो ग्रीस के बोल देते हैं, इंडो सीथियंस कहते हैं। तो वहीं से हमारा जो है डीएनए वो वहां से जुड़ता भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंडो आर्यन भी बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो राणा जी जैसे मैं अभी आप जैसे लोगों से मुझे जानकारी मिलती है, तो मुझे जानकारी मिली कि जो तैमूर लंग की सेना थी वो 2.5 लाख थी जी। तो क्या ये सही है? सच्चाई है जी। तो 2.5 लाख की सेना का जो सामना किया था वो किया था 80,000। हाँ, 80,000 जो है लोग हमारे संगठित हुए। दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी पंचायती सेना थी, उसको पंचायती सेना कहा गया राणा जी। उस पंचायती सेना में 80,000 वीर थे और 40,000 वीरांगनाएं थी। तो हमारी माता बहनों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो राणा जी कुछ समाज के सभी लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, चाहे उसमें गुर्जर समाज हो, चाहे उसमें त्यागी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। बिल्कुल। और जो एक आक्रांता था उसको यहाँ से उन्होंने सबक सिखाया अच्छे से। उसमें ये बताते हैं कि तैमूर लंग ने जितना धन यहाँ लूटा वो भी शायद यहाँ बताते हैं कि छोड़ के भाग गया यहाँ से। हाँ, तो यही भी एक बात है आती है इतिहास में कि वो अंबाला के रास्ते से जब यहाँ से गया, हरिद्वार में लक्सर के पास ज्वालापुर के बीच में कहीं, ये बताते हैं कि वहाँ लड़ाई हुई, गोरिल्ला युद्ध हुआ। उसमें हरवीर गोलिया जी शायद उसमें वीर गति को प्राप्त भी हो गए थे। लेकिन उन्होंने बताते हैं कि बाला बल्ला उसको मार दिया था। तो रास्ते में उसकी डेथ भी हुई फिर तैमूर लंग के उज्बेकिस्तान जाते हुए। जी जी जी। तो साथियों जब यहाँ पंचायत हुई थी, उस पंचायत का मुख्य मुद्दा था कि भाई तैमूर लंग जो यहाँ पर आएगा जरूर, क्योंकि वो दिल्ली में काट पीट कर रहा था, काटमार उसने करी थी और यही रास्ता उसने फिर चुना था, तो मेरठ के आसपास का इलाका। तो उस समय पे जब ये पंचायत हुई तो इस पंचायत की अध्यक्षता की थी बाबा देवपाल राणा ने। इसमें जो जोगराज गुजर जो कुंजा गांव सुनेटी गांव से है, तो वहीं से एक और वीरांगना हुई है राम प्यारी गुजरी। अच्छा। हाँ, उसकी भी उसने महिला जो एक विंग उसकी वो कमांडर थी। अच्छा। उसका नेतृत्व वही कर रही थी, राम प्यारी गुजरी। बड़ी वीर थी, साहसी थी जी। और वो भी मतलब बेकायदा हथियारों से लड़ी। एक तो होता है कि भाई भोजन पानी की व्यवस्था करनी है सेना की साथ में, जैसे हमारी पंचायत सेना थी, लेकिन वो तो उसके युद्ध में पूरी तरह से भागीदार थी। एक तरह से
पुरुषों की तरह लड़ रही थी जी जी सेना से, तैमूर लंग की सेना से। जी जी। तो ये बड़ा अच्छा इतिहास है सर्व समाज तो का। राणा जी, आपने मुझे कुंजा गांव के बारे में कुछ बताया था जी, स्पेशली। कुंजा गांव में ऐसा बताते हैं, कुआं है वहाँ जी। उस कुएं का पानी पीने से हाँ जी, ऐसा रहता है कि जैसे दूध शरीर में लगता है, ऐसे वहाँ का उस कुएं का पानी लगता है। कुंजा गांव का जी। हाँ हाँ। तो आज भी मतलब वीर, हाँ जी, वीरों के लिए अगर देखा जाए, हाँ जी, तो शायद वे लोग लड़ाका है जी आज उस गांव के अंदर। अच्छा। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। उनकी जो सोच है, जो रहती है किसी गांव में, जो गरम दल नरम दल रहता है ना, कि ये गांव नरम है, ये गांव गरम है। जी जी। तो उस गांव का जो इतिहास है वो एक तरह से मतलब गरम ब्लड का है, गरम दल वाले लोग ज्यादा हैं वहाँ पे। और एक तरह से सेनाओं में उनका भागीदारी रही है। वो जब भी समाज पे या पूरे उस पे संकट आया तो वहाँ के लोगों ने भागीदारी की है, जिसमें महिलाओं ने तक में जो है भागीदारी की है। और राम प्यारी गुजरी का तो स्वर्ण इतिहास है। हाँ, तो कमांडर रही है, कमांडर रही है। तो साथियों, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, देखो कि उस समय पे सन 1398 में जब तैमूर लंग की सेना का सामना करने के लिए औरतों ने भी अपनी एक विंग तैयार की थी, और जिसकी कमांड संभाली थी राम प्यारी गुंजदी ने, जो खुद कुंजा गांव से थी। ये हरिद्वार के पास है, कुंजा सुनहटी। और राणा जी, इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको। जो उप सेनापति थे, इसमें 2 उप सेनापति भी चुने गए थे जी। तो उन उप सेनापतियों में एक थे हरबीर सिंह गुलिया जी। तो जो हरबीर सिंह गुलिया थे वो रोहतक जिले से के गांव बादली से थे। और एक चुने गए थे, उन्हें कहते थे धूलाधाड़ी। धूलाधाड़ी हांसी हिसार से थे। और जो हरबीर सिंह गुलिया थे, इनकी उम्र राणा जी महज उस समय 22 वर्ष थी। और ये पहलवान थे। और जो धूलाधाड़ी थे, ये जाति से वाल्मीकि थे। लेकिन जब यहां पर सरखा पंचायत ने इन्हें सम्मान दिया, तो ऐसा बताते हैं राणा जी कि इन्होंने अपनी तलवार निकाली और अपनी जांग से खून के छींटे चरणों में दिए बाबा देवपाल के। और जो प्रधान सेनापति थे गुज्जर, जोगराज गुज्जर जी, और ये कहा था कि ये तलवार म्यान में नहीं जाएगी बल्कि शत्रुओं का खून पिएगी। तो ऐसे वीर हुए हैं। तो धूलाधाड़ी और हरबीर सिंह गुलिया। और ये भी एक बात बताऊं मैं आपको, हरबीर सिंह गुलिया ही वो आदमी थे जिन्होंने तैमूर लंग की छाती में भाला मारा था। तो तैमूर लंग को जो भाला लगा था साथियों, उस तैमूर लंग, उस भाले की वजह से तैमूर लंग, बताते तो ये हैं, राणा जी भी मुझे बता रहे थे कि कहते तो ये है कि वो यहीं मर गया था। लेकिन फिर वो उसे, अगर हम ये मान ले कि वो मरा नहीं था, लेकिन उस भाले का घाव ऐसा था कि यहाँ से जाते जाते, समरकंद जाते जाते रास्ते में वो मर गया था। तो ऐसा इतिहास है हमारा, ऐसा इतिहास है हमारे सर्व समाज का इतिहास है। हाँ। जैसे हम जातियों में थोड़ा सा वैसे आजकल चल रहा है। हाँ। लेकिन जो है समाज पे जब भी कोई आफत आई तो सर्व समाज इकट्ठा हुआ है। हाँ। उसमें सभी की भागीदारी रही है, सभी की भागीदारी रही है। नहीं, उसमें जैसे अगर हम कहें तो त्यागी समाज भी उसमें शामिल रहा है, उसमें गुज्जर समाज भी शामिल रहा है, राजपूत समाज भी शामिल रहा है। तो समाज, सभी लोग उसके अंदर शामिल रहे हैं, जिनकी वजह से तैमूर लंग जैसे आक्रांता का सामना कर पाए थे। इसको एक बात और मैं आपको बताऊं, पंचायती, हाँ, भगाया था, मार भगाया था। और पंचायती सेना उसको नाम दिया गया था, जो जिसका निर्माण किया गया था यहाँ के किसानों के द्वारा। तैमूर लंग जो है 2 शाखाओं में विभक्त था। एक शाखा का नेतृत्व उसका बेटा कर रहा था और एक शाखा का वो खुद कर रहे थे, स्वयं कर रहे थे। तो जब वो लोनी की तरफ उसने हमला किया दिल्ली में, यानी कि ईस्ट दिल्ली की तरफ से जो उसने कोशिश करी एंट्री की, तो सबसे पहले वहां लोनी में गुर्जर समाज के लोगों से उसका पाला पड़ा वहां। तो उन्होंने उसके लड़के को मार के उसमें बहुत ही नृशंस हत्या करके और उसकी भूसा भर के और उसको किले के गेट पे टांग दिया और खबर भिजवा दी उसको। उसके बाद तैमूर लंग एक तरह से पागल हो गया और दिल्ली में उसने बहुत जबरदस्त कत्लेआम किया। उसके बाद उसी कड़ी से जुड़ती हुई फिर मीटिंग यहाँ पे हुई हमारे यहाँ कि भाई इसको रोका जाए किसी तरह से। ये बताते हैं कि मेरठ से शायद वो दिल्ली से मेरठ आ चुका था
या वो, हाँ ऐसा बताते हैं कि दिल्ली से वापस जा रहा था, एक बेटा उसका लोनी की तरफ से आ रहा था, वो मेरठ की तरफ से जा रहा था। तो यहाँ मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद उसमें देवपाल जो बापा है हमारे, वो उसका उन्होंने नेतृत्व किया, और जोगरा जो गुजर थे उनको प्रधान सेनापति नियुक्त किया। और खतौली के पास नंगली गांव में, वहां पे ये बताते हैं उनके साथ संघर्ष हुआ और जबर संघर्ष हुआ। उसके बाद फिर ज्वालापुर के आसपास हुआ, और ये बताते हैं कि वहां से फिर जो है तैमूरलंग उज्बेकिस्तान वापस चला गया, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। ये तैमूरलंग के बारे में बड़ी अच्छी बात हमें भाई साहब ने बताई। तो मैं यहाँ आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहूंगा कि जब यह सरवखा पंचायत हुई थी तो इसके प्रधान सेनापति चुने गए थे जोगराज सिंह गुज्जर। जो जोगराज सिंह गुज्जर थे वो कुंजा गांव सुनहटी के रहने वाले थे, हरिद्वार के पास। और ऐसा बताते हैं कि वो 7 फुट और 9 इंच लंबे थे, और उनका जो वजन था वो 53 धड़ी था। उनकी खुराक भी बहुत बड़ी थी। तो जोगराज सिंह गुज्जर बड़े अहम रोल अदा किया उन्होंने इस कार्य में, जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। साथियों, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इस पंचायती सेना को इकट्ठा करने में 95 वर्षीय चौधरी धर्मपाल सिंह देव जाट योद्धा और उनके भाई चौधरी करणपाल सिंह का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने इस सेना के लिए अन्न, धन और वस्त्र की व्यवस्था की, और इसमें सहयोग दिया हमारी कुछ वीरांगनाओं ने, जिसमें शामिल है रामप्यारी गुजरी जो कुंजा गांव से थी, महिला विंग की कमांडर रही, हरदेवी जाट थी, देवी को राजपूत थी, चंद्रा ब्राह्मणी और रामदेव त्यागी। इन लोगों ने अपना योगदान दिया, जिनकी वजह से वो लोग यहाँ पर इस युद्ध में सफल हो सके। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँ, जो सेनापति चुने गए थे उनमें से गजे सिंह जाट गठवाला से, तुहीराम राजपूत, मेदाराव, सरजू ब्राह्मण, उमरा त्यागी, दुर्जन पाल अहीर जो उप सेनापति चुने गए थे, कुंदन जाट, धारी गडरिया, भोंदू सैनी, हुल्ला नाई, भाना जुलाहा, अमन सिंह पुंडीर, दुल्ला जाट, मामचंद गुर्जर, नत्थू पाडर और फलवा कहार। और साथियों, यहाँ पर वीर कवि नियुक्त किया गया था एक उस समय के प्रचंड विद्वान हुए चंद्रदत्त भट्ट, जिन्होंने इस आंखों देखा हाल उस युद्ध का लिखा था। इसके अंदर 80,000 वीर थे और 40,000 वीरांगनाएं थी। हरवीर सिंह गुलिया जो हरियाणा के रोहतक जिला गांव बादली का रहने वाले थे, उनकी आयु उस समय महज 22 वर्ष थी। उनका वजन 56 धड़ी था। वो उपसेनापति चुने गए थे। इनके साथ धूला भंगी जो हिसार के गांव हांसी के निवासी थे और गोरिल्ला युद्ध के माहिर थे। उनका वजन भी 53 धड़ी था। उन्हें भी उपसेनापति चुना गया था। धूला भंगी पहले एक डाकू थे और उपसेनापति का सम्मान दिए जाने पर उन्होंने अपनी जांग से खून निकालकर राजा देवपाल राणा और प्रधान सेनापति के चरणों में छींटे दिए थे और तलवार निकालकर कहा था, यह शत्रु का खून पिएगी, वापस म्यान में नहीं जाएगी। साथियों, जब तैमूरलंग ने दिल्ली की लूटपाट रक्तपात करते हुए मेरठ की तरफ वो कूच किया, उसका सामना हुआ बाबा देवपाल राणा की सेना से। इस युद्ध में पंचायती सेना ने तैमूरलंग के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया। उप प्रधान सेनापति महावीर हरवीर गुलिया ने तैमूरलंग की छाती पर भाले से प्रहार किया। तैमूरलंग बच तो गया, लेकिन समरकंद जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। एक साथ शत्रु के 60 भाले और तलवार हरवीर सिंह गुलिया पर टूट पड़े और 45 घाव आए हरवीर सिंह को, जिनकी वजह से वो वीर गति को प्राप्त हो गए।
धूलाधाड़ी की बात करें, धूलाभंगी जो धूलाधाड़ी का भी नाम था, 190 सैनिकों के साथ उन्होंने हरिद्वार के जंगलों में शत्रु के सैनिकों का सामना किया, परंतु 190 सैनिकों के साथ धूलाधाड़ी भी यहां वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन तैमूर लंग को हर की पौड़ी तक पहुंचने नहीं दिया और उसे पहाड़ी क्षेत्रों से अंबाला की तरफ भागना पड़ा और इस युद्ध में उसे हरियाणा से बाहर खदेड़ दिया गया। साथियों, बाबा देवपाल राणा 3 भाई थे, बाबा देवपाल, गंगापाल और भूरापाल। बाबा देवपाल राणा की माता का नाम अंगूरी देवी था, जो ससोली गांव से थी, और इनकी शादी सिंधारी देवी जो देवसी से थी और सहरावत गोत्र से थी, उससे हुई थी। आप इसके बारे में मुझे कुछ बता रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि भाई हमारे दर्शकों को भी इसका पता चले। जो है किसी महापुरुष की ये समाधि स्थल लग रही है। हाँ हाँ, कि किसी वीर की ये समाधि स्थल है। हाँ, ये बात तो सच है कि ये कुछ न कुछ कोई ना कोई ऐसी चीज है, किसी न किसी ऐसे महान व्यक्ति की कोई ना कोई, बिल्कुल, क्योंकि अभी शायद मेरे विचार से कोई थे, अभी एक बुजुर्ग वो बता रहे थे कि ये जो है किसी जो बड़े संत फकीर या फिर जो है वीर, कोई भी जो यहाँ पे जगह इस तरह की है, जगह इस तरह की है, तो कुछ न कुछ जो है अपना किसी की अच्छे महापुरुष की समाधि स्थल है। बिल्कुल बिल्कुल। राणा जी, इतिहास एक बार फिर से लिखा जाने वाला था। मैं याद दिलाना चाहूं, शायद उस समय आप तो बहुत छोटे होंगे, मैं भी इसमें जवाहर स्मारक इंटर कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारे भाई नरेंद्र सिंह राणा उस समय पे उन्होंने इसी स्थान पर आकर आमरण अनशन किया था बिजली विभाग के खिलाफ। और देखिए, वो राजनीतिक कारण रहे होंगे जिनकी वजह से वो जो उनके पैर भी खराब हो गए थे। हाँ, उनके पैर खराब हो गए थे, पैर खराब हो गए थे। एक बात में भर्ती रहे। हाँ हाँ, मैं पता लेने भी गया था उनका वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल में। हाँ हाँ, तो वहाँ उनकी बड़ी तबीयत कई महीनों में जाकर, हाँ, वो काफी उनके जो गुर्दे थे उन्होंने भी प्रॉब्लम आ गई थी, और आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे पिछले एपिसोड में वो एक मुलाकात अंदाता के साथ में आए भी हैं, ये भी हम बताना चाहेंगे दर्शकों को। तो राणा जी, इतिहास लिखने वाले यही स्थान है। हाँ, ये स्थान है। बताओ, मतलब ये, और अब मेरे हिसाब से उपेक्षित पड़ा है। हाँ, उपेक्षित भी है, इस पर थोड़ा समाज को ध्यान भी देना चाहिए। हाँ, खासतौर से जो भाई निरपुड़ा गांव है, भाई देवपाल राणा की जन्मस्थली है, भाई बाबा है 14-8 है इसमें। इतना बड़ा मतलब जो कार्यक्रम तय किया उन्होंने अपरांत के खिलाफ, और जो है पंचायत सेना का गठन हुआ, इस स्थान का तो जो है गौरवशाली इतिहास है। गौरवशाली इतिहास, थोड़ा सा सब समाज को सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पे अच्छे से अपना कुछ चीजें की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा देवपाल राणा जी की यहाँ प्रतिमा स्थापित हो। हाँ, प्रतिमा स्थापित हो, और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर उस इतिहास को कहीं ना कहीं शिलापट पे लिखा जाए। और यहीं से क्रांति की लहर चली है, तो जब क्रांति यहाँ से चली है तो क्रांति दोबारा भी आ सकती है। देखो, ये है ना, इतिहास जो है लोगों ने अपने अनुसार लिखवा लिया। हाँ, लेकिन जो उसके अंदर चीजें किसानों की रही है, किसानों को हमेशा इतिहास से वंचित रखा गया है। इतिहास से वंचित रखा गया, बिल्कुल। और ये जो समाज यहाँ धरती पर जो चीजें बची हुई हैं, तो ये कह सकते किसानों के द्वारा ही बची हुई है। किसान के बच्चे जो है भाई युद्ध में भागीदारी लेते हैं, सेना में भागीदारी लेते हैं, खेतों में भाई अन्न धन का वो करते हैं, पहले से करते आए हैं। तो जो है इस पे भी थोड़ा सा नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं, हम भी शामिल हैं कि हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, इस तरफ ध्यान दिया जाए। और ये भमरोलिया राणाओं का तो ये गौरवशाली इतिहास है, तो इस इतिहास को इस तरीके से न छोड़ा जाए। दर्शकों,
मैं एक और जानकारी शायद बहुत कम लोगों को होगी, वो भी आपको देना चाहूंगा, जो हमें भाई जगमोहन सिंह राणा जी से ही मिली है। और मैं चाहूंगा कि जगमोहन सिंह राणा ही उस बात को बताएं इस स्थान के बारे में, तो शायद ज्यादा अच्छा रहे। तो भाई साहब, आपने मुझे कुछ अभी एकलव्य का जिक्र किया था, तो वो जरूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बस ये बताते हैं कि जो ऐतिहासिक स्थल है, यहीं पे जो है द्रोणाचार्य की मूर्ति का स्थापना करके उन्होंने एकलव्य ने तो अपने धनुर्विद्या का ज्ञान यहीं से अर्जित किया। अच्छा। और उसका ये भी था, लगता है कि द्रोणाचार्य जो है दनकोर के रहने वाले थे, जो इस समय ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, और गुरुग्राम में उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी उनको। तो ये कहा जा सकता है कि ये वन क्षेत्र था। ये वन क्षेत्र था, वन क्षेत्र था। और दर्शकों, ये बात इसलिए भी मतलब मायने रखती है कि हमसे 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर लगभग 11-12 किलोमीटर बरनावा है, जो पुराने समय पे वारणावरत के नाम से था। और ये मतलब ऐसी जगह थी जो पांडवों से जुड़ी हुई थी। तो ये बात समझ में आती है, और बात जाहिर सी बात है कि लगने वाली बात है कि यहाँ एकलव्य ने ज्ञान हासिल किया हो इस स्थान पर, धनुर्विद्या का ज्ञान हासिल, धनुर्विद्या का। और शायद यही मतलब जैसे आपने मुझे बताया कि दनकोर उनका द्रोणाचार्य जी का था गांव, और उसके बाद फिर वो जो शिक्षा देते थे वो देते थे गुरुग्राम में, गुड़गांव में। तो जाहिर सी बात है कि भाई ये वन क्षेत्र होने की वजह से, अब चूंकि एकलव्य भी भील जाति से था, तो वो ये भी बात निमने वाली बात है। आखेट, आखेट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे अभी मुझे बताया गया कि जो दहा गांव है, दहा गांव में एक ऐसी जाति निवास करती थी जिसको ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि वो वारणाव्रत यानी कि बरनावा में जो वो बनेगा लाक्षागृह, तो लाक्षागृह में आग लगाने की जिम्मेवारी उन्हीं को सौंपी गई थी। तो राणा जी, बड़ा अच्छा ये लगा कि आपके साथ आकर ने बहुत अच्छा लगा। और ऐसे स्थान पर आप ऐसा जो है इतना अच्छा जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, विशेष तौर से ये सब आप लोगों की वजह से ही है। बहुत अच्छी पहल है जी आपकी, इसे बढ़ाते रहो और करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी कि बड़े धैर्य से हमें सुनते हैं। लगे कि हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का समय है या चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है, तो कर दीजिएगा। नहीं करना चाहिए, और देखो सब जानकारी मिल रही है उससे इतिहास के बारे में, तो करना भी चाहिए, दर्शकों को सहयोग करना चाहिए, और जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का, और धन्यवाद हमारे राणा जी भाई साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद।